हेलो छात्र, आज मैंने आप लोगों को इसके पहले मैंने आपको अंतरा में काव्य खंड का जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित दो कविताएं पढ़ाई, देवसेना का गीत और कालनेनिया का गीत। उसके क्वेश्चन आंसर करा दिए। अब आपके प्री बोर्ड होने वाले हैं, उसी में मैं आपको पत्र समझाने जा रही हूँ। पत्र लेखन मैंने जैसे कि आप लोग को समझाया है कि आपके प्रश्न पत्र में ज़्यादातर जो प्रश्न आते हैं वह संपादक के नाम पत्र आते हैं और उसमें आपका जो है सुझाव भी मांगा जाता है। अब पत्र लेखन किसे कहते हैं? पत्र वह माध्यम है जब हम किसी को लिखित रूप में कोई चीज़ लिखकर भेजते हैं, उसको हम पत्र कहते हैं। पत्र मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक और जो है अनौपचारिक। औपचारिक पत्र वे पत्र जिनको हम जानते तो हैं लेकिन जिनके साथ हमारे घनिष्ठ संबंध नहीं होते, उन्हें जो पत्र लिखते हैं वह औपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है आपका अनौपचारिक पत्र, जिनके साथ हमारे घनिष्ठ संबंध होते हैं, उन्हें जो पत्र लिखे जाते हैं वह जो हैं अनौपचारिक पत्र होते हैं। जैसे कि हम अपने मित्र को, चाचा, ताऊ, नाना, मामा को, अपने रिश्ते में माता जी, पिताजी को जो पत्र लिखते हैं वह सब अनौपचारिक पत्र होते हैं। उसी प्रकार से संपादक के नाम पत्र जिसमें उसे कहते हैं जिसमें कोई व्यक्ति अपना दृष्टिकोण दूसरों तक सार्वजनिक रूप से पत्र के माध्यम से पहुंचाता है। इसके द्वारा जो है अधिकारियों, कर्मचारियों एवं शासन को अपनी समस्याओं से अवगत कराना, शोषण, अन्याय आदि के विरुद्ध संघर्ष आदि विषयों पर प्रतिक्रिया किसी पत्र या पत्रिका के माध्यम से संपादक को प्रेषित करनी होती है। यानी कि संपादक के नाम पत्र में हम अपने क्षेत्र की सार्वजनिक समस्याओं को, व्यक्तिगत समस्या नहीं, सार्वजनिक समस्याओं को पत्र के माध्यम से संपादक तक पहुंचाते हैं। संपादक उस पत्र को समाचार पत्र या पत्रिका में प्रकाशित करके शासन का हमारी तरफ ध्यान जो है आकर्षित करता है। और इसमें यह पत्र क्योंकि संपादक उस पत्र को अपनी पत्रिका या पत्र में प्रकाशित करता है, जो भी अधिकारी या उच्च शासक वर्ग हम उस पत्र पत्रिका को पढ़ता है तो हमारी समस्या, हमारे क्षेत्र की जो समस्या है वह उन तक पहुंच जाती है। अब है संपादक के, आज मैं आप लोग को संपादक के नाम पत्र समझा रही हूँ। संपादक के नाम पत्र में सबसे पहले प्रेषक का पता व स्थान। प्रेषक किसे कहते हैं? जो पत्र को भेजता है उसे हम प्रेषक कहते हैं। यानी कि जो पत्र को भेजता है उसे प्रेषक कहते हैं। अब प्रेषित, जिसके लिए पत्र भेजा जाता है उसे प्रेषित कहते हैं। तो संपादक के नाम पत्र यह एक जो है औपचारिक पत्र है। इसका जो प्रारूप आप इस तरह से समझ सकते हैं। सबसे ऊपर प्रेषक का नाम व प्रेषक का पता और स्थान लिखना होगा और दूसरा उसके नीचे आपको दिनांक डालनी होगी। फिर आपको प्रेषित का जो है
पद लिखना होगा। प्रेषित माने जिसको हम पत्र भेजे हैं, तो उसमें प्रेषित में हमारे संपादक महोदय, संपादक के नाम भी पत्र आता है, तो सेवा में संपादक महोदय जिस पत्रिका का हम नाम लिखते हैं, जिस समाचार पत्र में हमें अपना पत्र भेजना है, उसको उस समाचार पत्र का नाम और स्थान। उसके बाद हमें पत्र का विषय लिखना होगा, जिस विषय के लिए हम जो है पत्र लिख रहे हैं। यह विषय आपके प्रश्न पत्र में आएगा, तो जो आपके प्रश्न पत्र में विषय आएगा उसी को आपको छोटे से छोटे वाक्य में, छोटे से छोटे वाक्य बनाकर उसका पत्र आपको जो है विषय, उसका विषय आपको लिखना होगा। फिर आपका आएगा संबोधन। संबोधन में जो है महोदय या महोदया। फिर आपको पत्र का विषय विस्तार करना होगा, पत्र का विस्तार लिखना होगा, और उसके बाद आपको धन्यवाद करते हुए पत्र का समापन करना होगा। जैसे फिर नीचे भवदीय में आप लोगों को मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि आपका चूँकि यह बोर्ड का जो है एग्ज़ाम है और बोर्ड की उत्तर पुस्तिका में कहीं भी नाम नहीं लिखा जाता, इसलिए आप लोग अभी से कोई भी हिंदी का अल्फ़ाबेट का खा गा लिख सकते हैं। तो अभी से आप उसको आदत डालिए ताकि आपको जो है जो आपको उसमें एग्ज़ाम में आपसे गलती ना हो। तो ये मैंने आपको संपादक के नाम पत्र का जो प्रारूप मैंने आप लोगों को जो है समझाया। एक मैं पत्र आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि किस तरीके से पत्र लिखे जाएंगे। जैसे मैंने ये पत्र है कि शहरों में वाहन चालक यातायात के नियमों की धज्जियां उड़ाते देखे जाते हैं। इस समस्या पर अपने विचार व्यक्त करते हुए किसी समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखिए और एक समाधान भी सुझाइए। तो इसमें अब है प्रेषक का स्थान में पता आता है। तो चूँकि आप एग्ज़ाम जो आपका परीक्षा भवन होगा वहीं से पत्र लिखेंगे, तो आप वहीं से आप डालिए परीक्षा भवन। अब जो भी आपका स्थान हो जहाँ पर आपका विद्यालय हो वहाँ पर लिख सकते हैं। फिर दिनांक, जिसमें आपको दिनांक लेना, फिर आप लिखेंगे सेवा में संपादक महोदय, नव भारत टाइम्स दिल्ली, जहाँ से ये समाचार पत्र प्रकाशित होता है उसी स्थान का आपको नाम जो है वह लिखना होगा। अगर कभी कभी ऐसा होता है कि समाचार पत्र का नाम भी आता है, तो आपको जो है जो समाचार पत्र का नाम आपके प्रश्न पत्र में आएगा वही आपको लिखना होगा। यहाँ पर मैं आपको नवभारत टाइम्स बता रही हूँ, और नवभारत टाइम्स जो होता है वह दिल्ली से ही प्रकाशित होता है, तो स्थान का नाम हमने दिल्ली ही बताया। फिर आपको उसके नीचे विषय मैंने आपको बताया कि जो आपके प्रश्न पत्र में विषय आता है उस विषय को आपको छोटे से छोटे वाक्य में लिखना होगा। तो जैसे यातायात के शहर में यातायात संबंधी व्यवस्था हेतु, ये आपको पत्र का विषय हो गया। फिर आपको लिखना है संबोधन। संबोधन में मान्यवर भी लिख सकते हैं, महोदय भी लिख सकते हैं, या तो मान्यवर या महोदय, इस पत्र के माध्यम से मैं प्रशासन का ध्यान शहर में यातायात की अव्यवस्था की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। हमारे शहर में सभी चौराहों पर ट्रैफिक बत्तियाँ
लगी हैं, परंतु फिर भी वाहन चालक यातायात के नियमों का पालन उचित रूप से नहीं करते। सड़कों पर दिन भर माल से भरे हुए ट्रक तीव्र गति से चलते हैं, जो कई बार लोगों के लिए घातक सिद्ध हो चुके हैं। कुछ लोग सड़कों पर वाहन इतनी तीव्र गति से चलाते हैं जिससे दुर्घटनाओं की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। प्रशासन ट्रक चालकों को यह आदेश दे कि वे यातायात के नियमों का पालन करते हुए ट्रक देर रात में उनके द्वारा निर्देशित किए गए निश्चित समय पर ही चलाएं। तीव्र गति से वाहन चलाने वाले वाहन चालकों को प्रशासन दंडित करे। मेरा प्रशासन से अनुरोध है कि वह शहर में हो रही यातायात की अव्यवस्था की ओर ध्यान देकर जल्द ही इसके विरुद्ध सख्त से सख्त कदम उठाए, जिससे कि यातायात के नियमों का उल्लंघन कोई ना करे। धन्यवाद। भवदीय का खा गा। तो इस प्रकार से मैंने आप लोगों को यह संपादक के नाम पत्र समझा दिया। अब उसी प्रकार से संपादक के नाम और पत्र आपके जो आपकी गाइड है उसमें दिए गए हैं, उन पत्रों को आप एक बार पढ़ लेना। और उसी में व्याकरण में मैं आप लोगों को आलेख लिखना समझा रही हूँ। आलेख भी आपके प्रश्न पत्र में 3 नंबर का 5 नंबर का आता है। आलेख जो है किस आलेख आपको जो है कैसे लिखा है, आलेख कैसे किसे हैं। देखिए आलेख कहते किसे हैं। आलेख गद्य लेखन की एक विधा है। आलेख वैचारिक गद्य रचना को कहते हैं, जिसमें किसी विषय विशेष पर विचारों की जो है श्रृंखलाबद्ध तर्कपूर्ण एवं विश्लेषणात्मक प्रस्तुति की जाती है। आलेख में किसी वस्तु, विचार, घटना अथवा स्थिति की समीक्षा एवं उसका विवेचन किया जाता है। यानी कि कोई भी विषय आपको अगर दिया जाएगा तो उसमें आपको उसकी समीक्षा करनी होगी, उसके अच्छाइयाँ और बुराइयाँ बताते हुए उस पर आपको आलेख लिखना होगा। अब है आलेख लिखते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आलेख लिखने वाले व्यक्ति को संबंधित विषय पर सम्यक चिंतन होना चाहिए। यानी कि जो जिस विषय पर हम आलेख लिखने जा रहे हैं उसका हमें भरपूर ज्ञान होना चाहिए। आलेख के से जो जुड़े हुए तथ्य और जो आंकड़े हों वह उनमें पूर्ण स्पष्टता होनी चाहिए। आलेख लिखने हेतु एक वैचारिक एवं तकनीकी यानी कि उसमें हम वैचारिक और टेक्निकल अपनी भाषा का प्रयोग करना चाहिए। आलेख की भाषा सहज सरल एवं रोचक होनी चाहिए। आलेख के प्रस्तुतिकरण में
संदिग्ध यानी कि जिस जानकारी में संदेह हो वह जानकारी नहीं होनी चाहिए। आलेख का आमुख वाला अंश व समाप्ति वाला अंश रोचक एवं निष्कर्ष, यानी कि जो हम आलेख के शुरू में लिखें, प्रस्तावना जिसे कहते हैं, और जो अंतिम होता है उसमें जो है किसी भी वह रोचक होना चाहिए। निष्कर्ष जैसे कि हम निष्कर्ष निकालते हैं वैसा होना चाहिए। अब आलेख में आप लोगों को बताऊं कि गांवों में फैलता फैशन, अगर आपको ये आलेख आता है, जैसे सपोज आपके प्रश्न गांव में फैलता फैशन विषय पर आलेख लिखिए, तो इसमें जो विषय आएगा वो विषय आपको बीच में लिखकर उसमें आपको फिर अपने विचार व्यक्त करने होते हैं। किसी भी समाज में कोई भी नया फैशन सामान्यतः नगरों से ही प्रारंभ होता है। उस फैशन का जैसे जैसे प्रचलन बढ़ता जाता है, लोगों का ध्यान उसकी ओर आकर्षित होता जाता है। सबसे अलग दिखने की आकांक्षा या इच्छा ही लोगों को नए नए फैशन जो है अपनाने के लिए बाध्य करती है। महानगरों में उत्पन्न फैशन भी शीघ्र ही विभिन्न गांवों तक पहुंच जाता है। उन्हें अपनाने की होड़ शहरी लोगों की तरह ग्रामीण लोगों में भी मच जाती है। विज्ञापन के माध्यम से लोगों को यह संदेश जाता है कि आधुनिक फैशन के बिना उन्हें आधुनिक एवं सभ्य नहीं समझा जाएगा। अतः स्वयं को सुंदर, आकर्षक एवं आधुनिक बनाने के लिए गांव वाले भी शहरी लोगों की तरह फैशन के दीवाने बन जाते हैं। यही कारण है कि आधुनिक पहनावे एवं तौर तरीकों के बीच पारंपरिक पहनावे और तौर तरीके गायब होते जा रहे हैं। घाघरा, पगड़ी, धोती जैसी पोशाक लुप्त होती जा रही हैं। आधुनिक समय मीडिया की अत्यधिक सक्रियता के कारण गांव एवं शहर में जोर शोर से अपनाने के लिए व्याकुल रहने लगी है। गांव में विकसित कोई भी फैशन कुछ ही दिनों में ग्रामीण समाजों में भी प्रचलित हो जाता है। लेकिन यह बदलाव सार्थक नहीं, इसका उत्तर तो समय ही देगा। लेकिन इतना अवश्य है कि पारंपरिक वेशभूषा को बनाए रखने की जिम्मेदारी काफ़ी हद तक गांव की होती है। अतः इसका ध्यान रखा जाना चाहिए। तो आप लोगों ने देखा कि इसमें हमें आलेख लिखने के लिए आलेख का जो विषय है उस विषय को बीच ऊपर जो है हेडिंग में लिखकर हमें उसको उसी प्रकार से आलेख जो है हमें लिखना होगा। इसी प्रकार से अगर आपके में ये आता है कि दूसरा प्रश्न मैं आपको और समझा दूं कि लड़कियों की घटती जनसंख्या विषय पर एक आलेख लिखिए। तो इसका हम विषय बीच में लिखकर लड़कियों की घटती जनसंख्या उसको फिर आपको जो भी जानकारी होगी जिस कारण से उसको आपको लिखना होगा। जैसे भारत में लड़कियों का अनुपात निरंतर घटता ही जा रहा है। दक्षिण भारत की अपेक्षा उत्तर भारत
तथा पश्चिमी भारत में यह समस्या प्रकट रूप से दृष्टिगत होती है। हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, गुजरात, पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश की यह समस्या भयानक रूप धारण कर चुकी है। हरियाणा में 1000 लड़कों के जो है अनुपात में 877 लड़कियां हैं। यही स्थिति सभी राज्यों की है। दक्षिण भारतीय राज्यों में जैसे कर्नाटक, केरल आदि में लड़के और लड़कियों के जो है अनुपात में अंतर नहीं है। दहेज प्रथा के कारण अनेक निर्धन माँ बाप कन्या भ्रूण हत्या का घृणित कार्य कर बैठते हैं। गुजरात में पहले दूध पीती प्रथा थी। इस प्रथा के जो है अनुसार लड़की को पैदा होते ही दूध में डुबोकर मार दिया जाता था। पिछले अनेक वर्षों से हजारों डॉक्टर कन्या भ्रूण हत्या के जो है जघन्य कार्य द्वारा लाखों रुपए कमा रहे हैं। कन्या के भ्रूण हत्या करना एक अपराध है। दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र में कुछ समय पूर्व अनेक डॉक्टरों को इस अपराध के लिए जेल भी भेजा गया, परंतु जब कानून बनाने वाले ही कानून का उल्लंघन करते हैं तो चिकित्सक पाप की सरिता में स्नान क्यों न करें। कई राज्यों में लाखों युवकों को कन्या न मिलने के कारण अब विवाहित रहना पड़ता है। इस कारण बलात्कार की घटनाओं में भी वृद्धि हुई है। अभिनेता आमिर खान ने सत्यमेव जयते में कन्या भ्रूण हत्या पर कार्यक्रम प्रस्तुत कर सामाजिक चेतना जागृत की थी, परंतु अब भी लाखों निर्दोष कन्याओं की हत्या हो रही है। वास्तव में कन्या भ्रूण हत्या के दोषी को कड़ी सजा मिलनी चाहिए तथा दहेज प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध लगना चाहिए ताकि इस विकराल समस्या को नियंत्रित किया जा सकता है। तो इस प्रकार से मैंने आप लोगों को आलेख लिखने के भी ढंग मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। अब इसी तरह से आप जो हैं अपने जो आपके प्रश्न पत्र में ये आलेख आएंगे उसको आप लोगों को लिखना है। और इसके साथ ही जो आपके ऑल इन वन जो किताब है उसमें जितने भी आलेख आपको दिए गए हैं उसको आपको पढ़ना ताकि आपको जो है आलेख लिखने में किसी प्रकार की परेशानी ना हो। धन्यवाद।